नमस्कार। घुटनों के दर्द के विषय के क्रम में वार्ता को आगे बढ़ाते हुए आइए आज बात करते हैं अस्थिसंधि शोथ यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। सन 2016 में भारत के विभिन्न हिस्सों में किए गए एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार भारतवर्ष में 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में यह रोग 4 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित करता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार संपूर्ण विश्व में 40 वर्ष से अधिक आयु का हर 5 में से 1 व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है। 40 वर्ष से कम की आयु के लोगों में यह रोग महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक देखा गया है और इसका प्रमुख कारण खेलकूद एवं व्यायाम में जोड़ों में हल्की किंतु बार बार लगने वाली चोटें एवं पुरुषों में सड़क दुर्घटना की संभावना का अधिक पाया जाना है। इसके विपरीत 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में यह रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक पाया जाता है, जिसका मूल कारण रजोनिवृत्ति अर्थात माहवारी के खत्म होने की वजह से अस्थियों में आने वाली कमजोरी पाई जा सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस आयु के बढ़ने के साथ और कष्टदायी होता चला जाता है और हमारे जीवन के हर क्रियाकलाप पे अपना नकारात्मक प्रभाव डालने लगता है। यह गठिया के सबसे सामान्य स्वरूपों में से एक है। इस रोग से ग्रसित होने पर मुख्यतया जोड़ों में दर्द, सूजन, जकड़न एवं विरूपता अर्थात टेढ़ापन जैसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मूलतः यह रोग शरीर के किसी भी जोड़ को प्रभावित कर सकता है, परंतु घुटनों, कूल्हों और रीढ़ की हड्डियों के जोड़ों को सर्वाधिक रूप से क्षतिग्रस्त पाया हुआ देखा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों एवं मध्य पूर्व अर्थात खाड़ी के देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात तथा सऊदी अरेबिया में यह रोग घुटनों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसका प्रमुख कारण हमारी कुछ दोषयुक्त शारीरिक मुद्राएं जैसे उकड़ू बैठना या पालथी मारकर बैठना, जिनका उपयोग हम हमारी कई दैनिक गतिविधियों जैसे पूजा अर्चना करना, भोजन करना, बैठना और मल त्याग इत्यादि करने में निरंतर करते रहते हैं। इन प्रकार की शारीरिक मुद्राओं से हमारे घुटनों की हड्डियों के बीच का घर्षण बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारे रक्षात्मक ऊतकों अर्थात कार्टिलेजेस के टूटने की गति तेज हो जाती है। इसके विपरीत पाश्चात्य देशों में कूल्हों के जोड़ अर्थात हिप जॉइंट इस रोग से प्रमुख रूप से प्रभावित होते हैं और इसका प्रमुख कारण सूर्य के ताप में कमी के कारण शरीर में विटामिन डी का अभाव तथा आंशिक रूप से दोषयुक्त शारीरिक मुद्राएं हैं। जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक अपक्षयी यानी डिजेनरेटिव प्रक्रिया है जिसमें जोड़ों के रक्षात्मक एवं स्नेहक यानी चिकनाई प्रदान करने वाली प्रणाली का निरंतर ह्रास होता चला जाता है। यह रोग हमारे हड्डियों के छोरों पर पाए जाने वाले लचीले कार्टिलेज को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाता है। ये कार्टिलेज हमारी हड्डियों के सिरों पर लचीलापन, समतलता एवं चिकनाई प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप ये हमारे जोड़ों में और उनकी हड्डियों में आपस में घर्षण होने के बचाते हैं। साथ ही साथ ये ऊतक हमारे जोड़ों के लिए अवशोषक यानी कि शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करते हैं और निरंतर हमारे जोड़ों को चलने, दौड़ने, सीढ़ी चढ़ने उतरने, कूदने अथवा अन्य किसी क्रियाकलाप में लगने वाले झटकों से बचाते रहते हैं। इस रोग से ग्रसित होने पर धीमे धीमे हमारे कार्टिलेज टूटने लगते हैं और अंततः हमारी हड्डियों के सिरे आपस में रगड़ खाने लगते हैं। बीतते समय के साथ ये घर्षण बढ़ता चला जाता है तथा हमारे जोड़ों को स्थायी रूप से नष्ट कर देता है। इसके अलावा निरंतर टूटता हुआ कार्टिलेज अपनी अवशोषक क्षमता भी खो देता है और परिणाम स्वरूप दैनिक दिनचर्या जैसे सीढ़ियां चढ़ने उतरने और इवन चलने जैसे सामान्य क्रियाकलापों में भी जोड़ों के खराब होने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। आइए अब बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के कुछ प्रमुख लक्षणों पर। प्रभावित जोड़ों में दर्द, अकड़न एवं सूजन इस रोग के प्रमुख कारक हैं। जैसे जैसे यह रोग एक गंभीर अवस्था की ओर बढ़ता चला जाता है, जोड़ों के हिलाने पर आवाज आने लगती है और यदि समय पर इलाज न किया जाए तो स्थायी विकार अर्थात टेढ़ापन भी उत्पन्न हो जाता है। चलिए अब इन लक्षणों पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जोड़ों के दर्द को लेते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में होने वाला जोड़ों का दर्द प्रारंभ में मात्र जोड़ों के हिलाने अथवा उन पर शरीर का वजन रखने पर क्षणिक असुविधा की तरह प्रस्तुत करता है और आराम करने पर पूरी तरह से गायब भी हो जाता है। परंतु जैसे जैसे यह रोग गंभीर अवस्था की ओर बढ़ता जाता है, ये दर्द और तेज होता चला जाता है, निरंतर होता चला जाता है
और कुछ रोगियों में यह दर्द उनकी रात की नींद भी प्रभावित करने लगता है। इस प्रकार का हमेशा हो रहा तेज दर्द दैनिक दिनचर्या की विभिन्न गतिविधियों जैसे चलना, बैठना, सीढ़ियां चढ़ना इत्यादि में बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न कर देता है, जिसके फलस्वरूप प्रभावित व्यक्ति की जीवन शैली क्रमशः ठहरती चली जाती है और प्रभावित जोड़ के आसपास की मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है। साथ ही साथ इस प्रकार की जीवन शैली शरीर का वजन और भी बढ़ा देती है और ये बढ़ता हुआ वजन इस स्थिति को और भी कठिन बना देता है। जहां तक जोड़ों की अकड़न का प्रश्न है, वो भी दर्द की भांति रोग की प्रारंभिक अवस्था में क्षणिक होती है। यह मुख्यतया कुछ देर विश्राम करने के बाद शुरू होती है और जैसे ही प्रभावित जोड़ों को हिलाया जाता है 1 से 2 मिनट के अंदर समाप्त भी हो जाती है। परंतु रोग की तीव्रता बढ़ने के साथ ये अकड़न भी बढ़ने लगती है और रोजमर्रा के कामों में दिक्कत पैदा करने लगती है। रोगी जोड़ों एवं उनके आसपास की सूजन भी अनुभव कर सकते हैं। ये सूजन जोड़ के किसी भी भाग में हो सकती है और मुख्यतया नर्म पाई जाती है, परंतु कुछ रोगियों में ये कठोर सूजन की तरह भी देखी गई है। इस रोग के और बढ़ने पर जोड़ों को हिलाने में परेशानी महसूस होने लगती है, जिसका प्रमुख कारण कार्टिलेज के टूटने से उत्पन्न घर्षण और जोड़ के बीच की दूरी का सामान्य से कम हो जाना है। रोग की गंभीर अवस्था में शरीर की जैव यांत्रिकी, जिसे हम सरल भाषा में शारीरिक दशा कह सकते हैं, पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और प्रभावित जोड़ पूरी तरह से अव्यवस्थित या जाम हो जाते हैं। यहां वर्णित सभी लक्षण नम एवं ठंडे वातावरण में ज्यादा कष्टकारी होते हैं। यदि जोड़ों की जकड़न या दर्द अचानक रूप से तेज हो जाए, आप घुटने के दर्द के साथ साथ बुखार से पीड़ित हों, आपके जोड़ों में लाली और गर्मी महसूस हो रही हो, जोड़ों के आसपास कोई टेढ़ापन दिख रहा हो अथवा अकड़न या दर्द आपकी दैनिक दिनचर्या को अत्यधिक प्रभावित कर रहे हो, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। आइए बात करते हैं उन कारणों के बारे में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारक हो सकते हैं या इस रोग को और गंभीर बना सकते हैं। सामान्यतः हमारे जोड़ निरंतर एक हल्के तनाव का अनुभव करते रहते हैं। हमारी दैनिक दिनचर्या के कई क्रियाकलापों में हमारे जोड़ों पर हल्की फुल्की चोटें भी लगती रहती हैं। इन कारणों से जोड़ों के रक्षात्मक ऊतकों यानी कार्टिलेज में एक निम्न स्तर की टूट फूट हमेशा होती रहती है, मगर स्वस्थ रहने पे हमारा शरीर इन छोटी मोटी चोटों को अपने आप भर लेता है। मगर ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित होने पर पहली बात तो ये टूट फूट बहुत तेज हो जाती है। इसके अलावा इसके ठीक होने की गति भी बड़ी धीमी हो जाती है, और जिसके कारण जोड़ों के अंदर की चिकनी सतह धीरे धीरे खुरदुरी होती चली जाती है। जोड़ों के अंदर निरंतर बढ़ती रगड़, दर्द, सूजन और अकड़न उत्पन्न करने लगती है और साथ ही साथ हड्डियों के सिरों को खुरचने लगती है, जिससे हड्डियों के सिरों पर आंखों से न दिखने वाले चटकाव यानी माइक्रोफ्रैक्चर्स एवं कार्टिलेज के नीचे पाई जाने वाली सतह पे कमजोरी उत्पन्न हो जाती है। इन सभी खराबियों के स्वतः ठीक होने अर्थात सेल्फ हीलिंग की प्रक्रिया में जोड़ों में नई हड्डियां अर्थात ऑस्टियोफाइट्स का निर्माण होने लगता है, जिससे हमारे जोड़ों में और अधिक रगड़ और गर्मी उत्पन्न हो जाती है तथा टूट फूट की गति और भी तेज हो जाती है। मूलतः चिकित्सा विज्ञान के पास इस रोग के मुख्य कारणों का ठीक से ज्ञान नहीं उपलब्ध, परंतु इस विषय पर ढेरों रिसर्च हो रही है। अभी हाल ही में हुए कुछ वैज्ञानिक शोधों के अनुसार इस रोग से पीड़ित लगभग 20% लोगों में एक निम्न स्तर की सूजन हमेशा बनी रहती है। यह तथ्य इस रोग के एक प्रमुख कारक की ओर संकेत करता है। वहीं एक अन्य शोध पत्र के अनुसार इस रोग से पीड़ित लगभग 60% लोग ऑस्टियोपोरोसिस एवं विटामिन डी की कमी से भी पीड़ित पाए गए हैं। इस रिसर्च के अनुसार ऑस्टियोपोरोसिस एवं विटामिन डी की कमी से कमजोर हो चुकी हड्डियों में ऑस्टियोआर्थराइटिस के होने तथा शीघ्र गंभीर होने की संभावना सामान्य हड्डियों से अधिक होती है। और इसके साथ ही साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित होने पर दर्द और अकड़न की वजह से थम चुकी जीवन शैली ऑस्टियोपोरोसिस एवं विटामिन डी की कमी को और भी गंभीर बना देती है। और इस तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एवं विटामिन डी की कमी एक दूसरे से सहसंबंध स्थापित कर लेते हैं और यह संबंध इन सभी रोगों का उपचार अत्यंत ही जटिल बना देता है।
यद्यपि कि हमें इन सभी रोगों के कारणों का समुचित ज्ञान नहीं है, परंतु इससे निश्चित रूप से प्रभावी करने वाले कई उपकारकों के बारे में हमें ढेरों जानकारियां उपलब्ध हैं। ये उपकारक न केवल इस रोग के होने की संभावना में वृद्धि करते हैं, बल्कि इस रोग के होने के बाद इसके बिगड़ने की गति को और तेज भी कर देते हैं। जहां तक इन उपकारकों का प्रश्न है, इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले, परिवर्तनीय उपकारक, यानी ऐसे उपकारक जिनमें हम अपनी जीवन शैली या कुछ अन्य विशिष्ट चीजों में परिवर्तन ला करके सुधार सकते हैं, जैसे शरीर का बढ़ता हुआ वजन, गतिहीन जीवन शैली, असामान्य शारीरिक मुद्राएं अर्थात पोस्चर्स, खान पान में हड्डियों को ताकत देने वाली वस्तुओं की कमी, जोड़ों में लगने वाली चोटें, जोड़ों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग अर्थात ओवर यूज, जोड़ों में की गई पुरानी सर्जरी तथा संधिवात यानी गाउट और अन्य प्रकार के गठिया रोग आते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ अपरिवर्तनीय उपकारक भी हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता, जैसे आयु का बढ़ना और परिवार के अन्य सदस्यों में समान रोग का पाया जाना अर्थात इस रोग का आनुवांशिक होना प्रमुख है। वार्ता के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब चर्चा करते हैं इस रोग में की जाने वाले जांचों के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों के उपस्थित होने पर कुछ चिकित्सकीय जांचें आवश्यक हो जाती हैं। इनमें एक्सरे, एमआरआई, जोड़ों के स्नेहक्रस्त का परीक्षण, आर्थ्रोस्कोपी एवं कुछ रक्त परीक्षण अर्थात खून की जांचें प्रमुख हैं। एक्सरे ऑस्टियोआर्थराइटिस के होने, उसकी गंभीरता तथा उससे उत्पन्न होने वाले टेढ़ेपन की पुष्टि करती है, इसलिए यह जांच इस रोग को खोजने में सबसे पहले कराई जाती है। हालांकि यह जांच इस बीमारी के निदान के लिए अत्यंत लाभकारी और संवेदनशील है, मगर इस जांच से इस रोग की प्रारंभिक अवस्था को नहीं पकड़ा जा सकता। एक्सरे की तरह एमआरआई भी इस बीमारी के होने, उसकी गंभीरता तथा उसके उत्पन्न होने वाले टेढ़ेपन की पुष्टि करती है और एक्सरे से भी ज्यादा संवेदनशील होती है, मगर बहुत महंगी होने, हर जगह उपलब्ध न होने और जांच में ज्यादा समय लगने की वजह से यह केवल उन रोगियों में कराई जाती है जिनमें एक्सरे आवश्यक सूचनाएं नहीं उपलब्ध करा पाता। जोड़ों के स्नेहक्रस अर्थात साइनोवियल फ्लूइड का परीक्षण, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में आर्थ्रोसिंथेसिस कहते हैं, यह जांच भी अत्यंत आवश्यक है जोड़ों के दर्द और खास करके घुटनों के दर्द के लिए। इसमें जोड़ों में एक सुई के माध्यम से जोड़ के पानी की एक थोड़ी मात्रा निकालकर उसकी ठीक से जांच की जाती है। यह जांच इस रोग की पुष्टि करने, संधिवात अर्थात गाउट, संक्रामक गठिया अर्थात सेप्टिक आर्थराइटिस और अन्य प्रकार के गठिया के कारणों से अंतर करने में भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। इसके अलावा एक और जांच है जिसे हम आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। यह एक शल्य प्रक्रिया अर्थात सर्जरी होती है, जो जांच एवं लक्षणों में आराम अर्थात सिम्टोमैटिक रिलीफ में अत्यंत लाभकारी होती है। एक शल्य विकल्प होने के कारण यह जांच इस रोग के प्रारंभिक निदान के लिए सामान्यतः उपयोग में नहीं लाई जाती, मगर गंभीर अवस्था में लक्षणों को राहत देने, घुटनों या अन्य जोड़ों की सफाई करने तथा इस जोड़ के अंदर उत्पन्न होने वाली सभी खराबियों की पुष्टि करने के लिए की जाती है। इस रोग के निदान के लिए कुछ खून की जांचें भी की जा सकती हैं, जिनका प्रमुख योगदान अन्य मिलते जुलते रोगों की संभावना का स्पष्टीकरण, ऑस्टियोआर्थराइटिस की गंभीरता की प्राथमिक जानकारी एवं इसके उपचार की गुणवत्ता के अनुमान में होता है। तो जब हम पहली बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ खून की जांचें लिखते हैं और उससे उन्हें रोग की प्रारंभिक अवस्था में उन जांचों का लेवल पता चल जाता है, उनकी हमारे रक्त में मात्रा पता चल जाती है। उसके बाद जब दवाइयां दी जाती हैं, उसके बाद पुनः ये जांचें कराई जाती हैं और यदि इनकी मात्रा में कमी पाई जाती है, इसका अर्थ ये होता है कि हमारी दवाइयां फायदा कर रही हैं, और यदि कमी नहीं आ रही होती है, इसका मतलब वो सूजन, वो समस्या अंदर से अभी भी उतनी ही बनी हुई है और इसका मतलब होता है कि यह उपचार बदलने की आवश्यकता है। उपरोक्त सभी कारणों के और सभी जांचों के साथ ही साथ कुछ और परीक्षण भी विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से एक परीक्षण पर मैंने गहन शोध किया है तथा कुछ अंतर्राष्ट्रीय पत्र भी प्रकाशित किए हैं। इस नवीन परीक्षण विधियों में वार्ता करने से पहले
आइए इस रोग से जुड़े एक अत्यंत आवश्यक परंतु बहुत ही कम जाने हुए तथ्य पर बात करते हैं। प्रमुख रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रारंभिक लक्षण जैसे हल्का दर्द या अकड़न 40 वर्ष या उसके बाद की आयु में महसूस होते हैं, और इन प्रारंभिक लक्षणों के आने से औसतन 10 से 15 वर्षों में यह रोग प्रारंभिक अवस्था से गंभीर अवस्था की ओर बढ़ता है। विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से रोग के बिगड़ने की गति को तेज या धीमा भी किया जा सकता है। तो कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि ये 10 साल में ही बिगड़ जाता है, और कई लोगों में जिन्होंने सावधानियां बरती होती हैं यह रोग 20 से 25 साल भी ले लेता है बिगड़ने से पहले। परंतु वास्तव में यह रोग कई लोगों में 30 वर्ष या उससे भी पहले की आयु में शुरू हो जाता है और 15 से 20 सालों तक बिना किसी लक्षण के विकसित होता रहता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे उपनैदानिक अस्थि संधिशोथ अर्थात सब क्लिनिकल ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऊपर वर्णित सभी निदान विधियों से, सभी जांचों से इस रोग के होने की पुष्टि इस अवस्था में नहीं की जा सकती, परंतु यदि हम किसी प्रकार से इस रोग को इतनी प्रारंभिक अवस्था में पहचान लें तो विभिन्न प्रकार के उपचारों का प्रयोग कर इसके बिगड़ने की गति को अत्यंत ही धीमा किया जा सकता है। इसी दिशा में कई नई जांचें विकसित की जा रही हैं तथा परीक्षण के शुरुआती प्रयोगों में बड़े अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। मेरा शोध हमारे एक ऐसे प्रोटीन के संबंध में है जो हमारे शरीर में मात्र कार्टिलेज ऊतकों में पाया जाता है तथा इन ऊतकों के टूटने की प्रक्रिया के बाद बहुत ही थोड़ी मात्रा में खून में मिल जाता है और अंत में मूत्र प्रणाली के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रोटीन का नाम कार्टिलेज ओलिगोमेरिक मैट्रिक्स प्रोटीन या सामान्य उपयोग की भाषा में कॉम्प कहते हैं। हमारे जोड़ों में और उनके ऊतकों में हल्के टूट फूट की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है और इसके कारण यह प्रोटीन एक अल्प मात्रा में सदैव हमारे खून में पाया जाता है। परंतु इस रोग के होने पर जैसे जैसे ऊतकों की टूट फूट बढ़ती जाती है, इस प्रोटीन की मात्रा भी हमारे रक्त में बढ़ती जाती है। इस प्रकार से इस बढ़े मात्रा को मापकर बिना किसी लक्षण के उत्पन्न हुए भी हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रारंभिक निदान और इसकी जानकारी में सक्षम हो सकते हैं। कार्टिलेज ओलिगोमेरिक मैट्रिक्स प्रोटीन के अलावा कुछ अन्य जैव रासायनिक पदार्थ जैसे हाइलुरोनिक एसिड या टाइप 2 कोलेजन डेरिवेटिव्स इत्यादि हैं जो प्रारंभिक शोध की अवस्था में अत्यंत ही आशाजनक एवं संवेदनशील परिणाम दे रहे हैं। संयुक्त रूप से इन सभी परीक्षण रसायनों को जैव संकेतक अर्थात बायोमार्कर्स कहा जाता है। त्वरित निदान के साथ ही साथ इन आधुनिक परीक्षण विधियों का उपयोग रोग के विकास की गति का अनुमान तथा उपचार के प्रभाव के आकलन के लिए भी किया जा सकता है। चिकित्सक आपसे प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी, आपके शरीर का परीक्षण एवं उपरोक्त जांचों का प्रयोग कर आपके अंदर इस रोग के होने या न होने की पुष्टि कर सकता है। एक बार इस रोग एवं इसकी अवस्था की पुष्टि के पश्चात चिकित्सक आपके लिए सबसे उपयोगी उपचार विकल्प का चयन करता है। आइए अब बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, और वह है इसका उपचार। इस रोग के उपचार में उपयोगी विभिन्न पहलुओं पर विचार करने से पहले मैं आपको इस प्रमुख तथ्य से अवश्य अवगत कराना चाहूंगा कि मूलतः चिकित्सा विज्ञान में अभी इस रोग का पूर्ण उपचार उपलब्ध नहीं है। मगर इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं कि हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास ढेरों ऐसे विकल्प उपलब्ध हैं जिनका उपयोग कर हम इस रोग के गंभीर होने की गति को मंद कर सकते हैं तथा रोगी को इस रोग के लक्षणों एवं उससे होने वाली दैनिक समस्याओं से प्रभावशाली ढंग से राहत भी दिला सकते हैं। इन चिकित्सा विकल्पों को मुख्यतया 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जीवन शैली परिवर्तन, जिसमें नियमित व्यायाम, शारीरिक वजन को नियंत्रण में रखना, पौष्टिक आहार इत्यादि प्रमुख हैं। दूसरे, औषधि प्रयोग, जिनमें दर्द निवारक औषधियां जैसे पैरासिटामोल और अन्य पेन किलर्स, रोग संशोधक पदार्थ अर्थात विभिन्न प्रकार के डिजीज मॉडिफाइंग ऑस्टियोआर्थराइटिस ड्रग्स लाइक कैल्सिटोनिन, बिसफॉस्फोनेट, BMP7 इत्यादि हैं, एवं पोषक विकल्प जैसे ग्लूकोसामीन, कंड्रोइटिन और हाइलुरोनिक एसिड प्रयोग में लाए जाते हैं। साथ ही साथ सहायक उपचार भी उपलब्ध हैं। उपचार के इस वर्ग में शारीरिक चिकित्सा अर्थात फिजियोथेरेपी,
सहायक उपकरण अर्थात जोड़ों को सहारा देने वाली मशीनें एवं शारीरिक मुद्रा संशोधन अर्थात पॉस्चरल करेक्शन इत्यादि आते हैं। उपरोक्त सभी विधियों से फायदा न होने पर हमारे पास कई शल्य क्रियाएं अर्थात सर्जिकल विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें जोड़ों के अंदर लगाए जाने वाली सुइयां, उनके जैसे सरल प्रावधानों से लेकर आर्थ्रोस्कोपी, ऑस्टियोटमी एवं जोड़ प्रत्यारोपण जैसी जटिल परंतु अत्यंत लाभप्रद विकल्प उपलब्ध हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के उपचार के संबंध में व्यापक रूप से विश्व के विभिन्न वैज्ञानिक एवं चिकित्सकीय संस्थानों में निरंतर रूप से शोध कार्य चल रहे हैं तथा कई नवीन चिकित्सा विधियों में प्रारंभिक रूप से आश्चर्यजनक सफलता भी मिल रही है। स्टेम सेल प्रत्यारोपण और कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन इन नए चिकित्सा विकल्पों में प्रमुख हैं। संभवतः इन विधियों के और परिष्कृत और हर जगह उपलब्ध हो जाने के बाद हम इस रोग पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर सकेंगे। मैं बस इसी संदेश के साथ ये चर्चा समाप्त करना चाहूंगा कि यद्यपि ऑस्टियोआर्थराइटिस का संपूर्ण उपचार नहीं उपलब्ध, परंतु यह रोग असाध्य नहीं होता। अपने जीवन शैली में कुछ आवश्यक परिवर्तन, समय पर ली गई चिकित्सकीय सहायता एवं प्रभावशाली चिकित्सकीय प्रावधानों की मदद से आप इस रोग के अति विकसित चरणों में होने वाली जटिलताओं से बच सकते हैं। चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करने में हुआ विलंब इस रोग का उपचार कम प्रभावी और मुश्किल बना देता है। इसलिए यदि आपको इस रोग के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो कृपया इसे हल्के में न लें, इसे टालें न, तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करें। अंत में मैं उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर किया है। मैं उन सब का भी आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचार कमेंट सेक्शन में हमसे साझा किए हैं। पुनः मैं इस चैनल एवं इस वीडियो के सभी दर्शकों से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इसे अब सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी आत्मीयजनों से साझा भी करें एवं अपने मूल्यवान विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम हृदय से आप सबके आभारी हैं। शीघ्र मिलेंगे एक अन्य अति आवश्यक चिकित्सकीय विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।